लाइफ में कुछ करने के लिए ना, कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट। सो कल जहां तक हम लोगों ने देखा था, अच्छा, पाइथन का इंस्टॉलेशन हर किसी के लैपटॉप में हो गया है, राइट? ओके, ग्रेट। तो गाइस, मैंने ना एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाना है। आप लोगों को ना पहले कुछ थ्योरी दूंगा, राइट। मतलब पाइथन के बारे में या जो भी आपके लिए थ्योरी हमने अरेंज की है, पहले वो दूंगा। कुछ थ्योरी प्रैक्टिस करने के बाद या फिर आप सुन लोगे थ्योरी तो आपको पता रहेगा, याद रहेगा, और ये चीज़ें जरूरी भी है, राइट। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल क्लास में हम ऐसे सिर्फ मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद भी करने हैं, राइट। तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना आपने बहुत ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे या फिर ऐसे इधर उधर का कोर्स कर रखे होंगे, लेकिन ऐसा याद नहीं रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। बिकॉज आपने कम प्रैक्टिस किया है, इस वजह से। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। हमने बहुत सारी चीज़ें पाइथन का ऑलरेडी देख रखे हैं। जैसे कि पाइथन के वर्जन के बारे में हमने बात किया था, इंस्टॉलेशन का बात किया था, कब पाइथन का आविष्कार हुआ, कब ऑफिशियली लॉन्च किया गया, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। तो आज ना हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ फीचर्स हैं। तो अब पहला फीचर्स देखिए, होता क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि हमें वो चीज़ क्यों सीखना है, राइट? उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप कुछ इसके फीचर्स देखते हैं। तो पहला इसका जो फीचर्स है, जो हमने आपके लिए अरेंज किया है, वो सिंपल एंड ईज़ी टू लर्न। अब सिंपल एंड ईज़ी टू लर्न मतलब, सिंपल का मतलब क्या समझ रहे हो? कि सिंपल होगा। सिंपल का मतलब ये कि हमें कम से कम कोड लिखने होते हैं और इसे सीखना काफ़ी आसान है। तो आप लोग ये सोच के बिल्कुल ना चलें कि इसे सीखना काफ़ी आसान है, इसका मतलब इस पे प्रैक्टिस नहीं करने। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस पे, इतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, सबसे ज़रूरी, बहुत लोगों के आपने मुँह से सुना होगा कि पाइथन जो होती है, आज के टाइम में जॉब अपॉर्च्युनिटी कम है पाइथन में, पर ये गलत है। आज के टाइम में ना मोस्टली 70% जॉब अपॉर्चुनिटीज आप तो ऐसे पा सकते हो सिर्फ पाइथन और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की मदद से, राइट। लेकिन उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। जैसे आप किसी प्लेसमेंट होता है आपका, तो 3 लाख का अगर पैकेज है, अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट हो, अगर आप पाइथन में एक्सपर्ट हो, तो बिलीव में आपका पैकेज मे बी 4 5 6 ऐसे हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जितना ज़्यादा आप उसके प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो पाइथन को ना सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कम से कम कोड्स लिखने होते हैं। ये मत समझिएगा कि इसमें काम कम होता है या फिर ये। पाइथन को सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कम कोड्स लिखने होते हैं और ज़्यादा काम हम कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, व्हेन वी रीड पाइथन प्रोग्राम, वी कैन फील लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम पाइथन के प्रोग्राम पढ़ते हैं ना, देखते हैं ऊपर से नीचे, जैसे मान लीजिए पाइथन का कोई फाइल, कोई आपके पास स्टेटमेंट आया, कोई कोड आया, आप देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार इस लाइन का काम क्या है, ये लाइन में क्या होता होगा, आप बिल्कुल समझ सकते हो। ये चीज़ याद रखें कि पाइथन के अंदर लगभग 30 प्लस कीवर्ड्स हैं, राइट? लेकिन हाँ, एक बात और जो आप याद रखें इंटरव्यू लेवल से, कि आपको किसी भी कंपनी में ना, जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, मे बी टेक्निकल इंटरव्यू, तो उसमें आपको ये नहीं पूछे जाएँगे कि पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, राइट? तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें, आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पाइथन में लगभग 30 प्लस कीवर्ड्स हैं, मे बी 31-32, तो ऐसे लॉन्च होते रहते हैं कीवर्ड्स, राइट? पर इतना ही है, 30 से 31-32 तक। तो ये चीज़ कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस आप याद रखें। अभी तक आ ही रहे हैं। गाइस प्लीज़ आप टाइम से आया करिए, प्लीज़। ओके, सो जब हम पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, कोई स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, जब उसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम कम से कम लाइंस के कोड में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास, जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से करने हो, जावा की मदद से अगर करना हो, तो मे बी आपका 100, 150, 300, 400 लाइन्स में होंगी। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें, तो सेम क्वेश्चंस को आप 10 से 20, 30 लाइन में आप आसानी से कर सकते हो, राइट? तो ऐसा कुछ होता है।
इस वजह से मोर रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी हो गया। ये रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप पाइथन का कोई कोड आप लिख लेते हो, उसको फाइल में आपने सेव कर दिया, तो आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में, मशीन में आप आसानी से उसको चला सकते हो, राइट? आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से उसको चला सकते हो और इजीली उसमें चेंज कर सकते हो। वी कैन रिड्यूस डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लीजिए कोई लाइव प्रोजेक्ट आया, राइट? कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो अगर आप उसी चीज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हो तो मे बी बहुत ज्यादा लंबी फाइल बन जाती है। जैसे कि मान लेते हैं 100 MB 150 MB का फाइल होगा, तो आपने अगर गूगल से किसी चीज को डाउनलोड करा होगा, कोई फोटो डाउनलोड करते हो, मे बी मूवी डाउनलोड करते हो, कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, तो 100 200 500 MB का होता है, तो देख रहे हो आप कितना टाइम लगता है। और जिसका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होती उसे तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट? लेकिन वही होता है पाइथन में। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने कोई वेबसाइट तैयार किया, उसको आपने होस्ट कर दी, डेवलपमेंट उसका कर दिया, ठीक है, गूगल पे डाल दिया, और जब आप उसको सर्च करते हो तो वो जल्दी खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे, अगर जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना होता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है, जाहिर सी बात है। लेकिन पाइथन में कम कोड्स होते हैं, इसलिए वो कम कम एमबी की फाइल बनती है, और इस वजह से उसका इस्तेमाल ज्यादा जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं, राइट? फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ, पहले तो फ्री है कि पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, राइट? तो ये फ्री है। और दूसरी बात, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आसानी से चला सकते हैं, राइट? तो आपको कहीं पे नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे आपके पास मैकबुक हो, आपके पास विंडोज हो, आपके पास लिनक्स हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पाइथन को इजीली रन करवा सकते हैं, इजीली कोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड जो आपका फ़ोन है, जो आपके पास है, वो भी लिनक्स में बनाया गया है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो लिनक्स पे वर्क करती है। तो अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो पाइथन को अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल करके रन करवा सकते हो, राइट? तो इसी को ओपन सोर्स बोलते हैं। और आपके पास जैसे मान लो आपके पास मैकबुक है या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपने कोड करा, तो उसी फाइल को आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करवा सकते हो बिना किसी टेंशन के, राइट? आ, या ये तो आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पाइथन। तो पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी काम होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो जितने भी काम होते हैं, जो हम कम से कम कोड्स में कर सकते हैं, वो हम पाइथन में कर सकते हैं। और बीइंग अ प्रोग्रामर, अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, तो उसमें इनकैप्सुलेशन नाम का एक मॉड्यूल होता है, वो देखा होगा। तो पाइथन के अंदर ये सब इजीली आप हैंडल कर सकते हो, इजीली वर्क कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, राइट? अब पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि पाइथन का जो कोड है वो किस पे आपने लिखा, राइट? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज है, अगर विंडोज में आपने लिखा, तो जरूरी नहीं है कि आपको एप्पल के जो मैकबुक होते हैं उसके लिए आपको अलग से कोड लिखने पड़ेंगे, या फिर लिनक्स के लिए उसके अलग से कोड लिखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोड को कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हो, उसी को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, राइट? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बस वही सेम टू सेम कि पाइथन का जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इजीली हम लेके जा सकते हैं, राइट? डायनामिकली टाइप। अब पाइथन को डायनामिकली भी बनाया गया है। सो डायनामिकली का मतलब क्या होता है? डायनामिकली का मतलब ये होता है कि ये, यार यहाँ से ना आप बहुत अच्छे से समझो पाइथन को, लाइक मुझे लगता है कि यहाँ से आपको आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो रही है, राइट? तो डायनामिकली टाइप पाइथन को क्यों कहा गया? तो पाइथन को डायनामिकली इसलिए कहा गया है, आपने अगर सी पढ़ा होगा या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखे होंगे कि अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए ऐसे इंट और उसको वेरिएबल का नाम और ऐसे कुछ इक्वल टू या फिर ऐसे कुछ नहीं होता था। एक सेकेंड, पहले उसका वैल्यू डिक्लेरेशन करने पड़ते थे, राइट? पहले इंट ए कैसा होगा, ए नाम का एक आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, फिर जाके कहीं आप ए के अंदर वैल्यू पुट करते थे, राइट? तो ये ऐसे दो दो गुना काम हो जाता था, दो गुना मेहनत लग जाती थी।
अब ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन के अंदर इसको समझा गया कि यार इसमें अधिक टाइम लगता था, सिर्फ डिक्लेरेशन में हम अधिक टाइम क्यों लगाएं, राइट। तो इसको उसने क्या किया, सॉल्व किया कि हमें उसका जरूरत नहीं है कि हम पहले डिफाइन करें कि हमारा वेरिएबल कैसा होगा। अब वेरिएबल क्या होता है ये मैं आज ही बताऊंगा, राइट। तो आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट ये लिख दो कि a इक्वल टू 5। हमारा पाइथन जो है उसके पास इतना दिमाग है कि वो खुद ही समझ जाएगा कि a के अंदर जो वैल्यू आई है वो 5 है, इसका मतलब वो इंटीजर है, राइट। हम n इक्वल टू, अगर हमने कोई नाम दिया लाइक ABC, तो हमारा पाइथन खुद ही समझ जाएगा कि n के अंदर जो वैल्यू आई है वो ABC है और वो स्ट्रिंग है, वो इंटीजर नहीं है। जबकि और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले डिफाइन करना पड़ता है कि इस टाइप का वेरिएबल होगा। तो इसी को डायनामिकली बोलते हैं कि आप डिफाइन मत करो, डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर दो, राइट। आपका टाइम बच जाता है इसमें। अब देखें, बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था, उससे पहले पास्कल हुआ करता था, वो सब प्रोसीजर बेस्ड होता है। प्रोसीजर बेस्ड क्या, वैसे तो हम सी पढ़ नहीं रहे, फिर प्रोसीजर बेस्ड का मतलब होता है कि फंक्शनल बेस्ड। हर एक चीज के लिए ना फंक्शन बनाना पड़ता था और फंक्शनल बेस्ड काम करता था। हर एक चीज का अपना फंक्शन होता था, तो उसको बार बार कॉल करना होता था, रिकॉल करना होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, आपने एक बार डिफाइन कर दिया, बस आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, उसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड बोलते हैं, राइट। तो सी प्लस प्लस और जावा में ये आया था, फिर पाइथन वालों ने क्या किया, उसको अपने पाइथन में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो मेन चीज है ये समझो, इंटरप्रेटेड। यार दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, पहला वो जो कंपाइलिंग बेस्ड होता है, ठीक है, और दूसरा वो जो इंटरप्रेटेड होता है। क्या डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई बोले, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस। Okay, okay. Anyone else? What is the difference between interpreter and compiler? ओके, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बस यह फर्क है, जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने काम किया हो तो आपको पता होगा कि जो कंपाइलर होते हैं उसका सबसे पहले तो आपको उसका कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता था, और उस कंपाइलर में आपने जब कोड लिखा तो उस कोड को कंपाइल किया जाता था। मतलब पहले उसको चेक किया जाता था कि आपने जो सिंटेक्स लिखा, आपने जो डिक्लेरेशन करी, आपने जो वैल्यू रखा, वो सही है या गलत है। लाइक जो सी का रूल है उसके हिसाब से आपने लिखी या नहीं लिखी, जो सी प्लस प्लस का रूल है उसके हिसाब से आपने लिखा या नहीं लिखा, जो जावा का रूल है उसके हिसाब से आपने लिखा या नहीं लिखा, राइट। तो रन तो पहले नहीं होती थी, पहले कंपाइल होता था, और जब कंपाइल में गलत हो गई तो फिर से आप वहां पे कोड चेंज करो, फिर से कंपाइल करो, और जब कंपाइलेशन सक्सेसफुल होती थी तब जाके आप रन करवाते थे, राइट। तो ऐसा होता था। पर क्योंकि पाइथन वालों ने देखा मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा कर दें जो टाइम कंज्यूम कर ले, तो टाइम हमारा बचे जिससे, तो इंटरप्रेटेड बनाया उसने। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो आपको कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, राइट, डायरेक्ट आप रन करवाओ, जो भी लिखा आपने लाइन बाय लाइन रन करवाओ, या फिर लाइन बाय लाइन नहीं तो आप बल्क ऑफ कोड लिखो, लाइक 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन जितने भी लाइन का कोड लिखना है एक बार लिख दो और डायरेक्ट रन करवा लो। अगर आपको किसी लाइन में एरर है, जो पाइथन का रूल आपने फॉलो नहीं किया अगर है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में एरर आएंगी, उससे पहले तक पूरा चलेगा, राइट। अगर मान लेते हैं आपके 10 लाइन का कोड है, ठीक है, 10 लाइन कोड में पहला लाइन सही है, दूसरा लाइन सही है, तीसरा लाइन सही है, चौथे लाइन में एरर्स हैं, तो ये पहले का जो 3 लाइन है ये चलेंगे, ये प्रिंट भी करेगा, इसके अंदर आपने जो भी डिफाइन किया है या जो भी अपनी फंक्शनलिटी डाली है वो चलेगा। यस। ओके, बोले। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? कोई कुछ बोल रहे थे? आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो चैट बॉक्स में पूछ लो, चाहे तो आप माइक ऑन करके पूछ लो। ओके, सो हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आपने 10 लाइन्स के कोड लिखी हैं
तो अगर 4 से 5 लाइन तक में आपका कोड सही है, बिल्कुल सिंटैक्स भी सही है, हर चीज़ सही है, तो उसमें रन नहीं वो रन करेगा, वो प्रिंट करेगा, जो भी आपने डाला है वो होगा, काम होगा। लेकिन जिस लाइन्स में एरर है, मान लेते हैं अगर इस लाइन में एरर है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी लाइन में एरर वो प्रिंट करेगा, राइट? उससे पहले तक चलेगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका कोड यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है और इस लाइन में आपका एरर है, राइट? तो आप उस लाइन को सुधार कर सकते हो। जबकि ऐसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर आपका कंपाइलेशन एरर आया, तो जिस लाइन में एरर आया आपको पता तो चल जाएगा कि यार इस लाइन में एरर है, लेकिन उससे पहले सही है या गलत है ये आपको नहीं पता चलेगा। लाइक आपको ए में 5 प्रिंट करने थे, ठीक है? तो ए में 5 प्रिंट हो रही है या नहीं ये तो आपको रन करने के बाद ही पता चलेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन अगर पाइथन की बात करो तो आपको ये भी पता चल जाएगा एक ही बार रन करवाने से कि यार इस लाइन में एरर आ रहा और बाकी के लाइन में या मुझे 5 प्रिंट करने थे और 7 प्रिंट हो रहे हैं, या फिर यहाँ भी एक रन टाइम एरर है तो ये भी दिक्कत हो रही है, राइट? तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा होता है पाइथन का इंटरप्रेटर, मैं बताऊंगा। अच्छा, कल आपने जो डाउनलोड किया था पाइथन, हर किसी ने इंस्टॉल किया, चेक भी किया पाइथन, तो उसमें ना आपने ये जैसे ही पाइथन लिखा या py लिखा और क्लिक किया, वो एक शेल खुल गई पाइथन की, राइट? उसी को इंटरप्रेटर बोलते हैं, पाइथन का खुद का इंटरप्रेटर। वो पाइथन के कीवर्ड में ही लगे हुए हैं। जैसे आपने सीएमडी या कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने पाइथन लिखा और एंटर किया, तो उसका खुद का जो शेल खुला, उसे ही पाइथन का इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है? वहाँ पे आप लाइन बाय लाइन कोड कर सकते हो, या तो आप फाइल बना लो, फिर नए फाइल बना के फिर आप लाइन बाय लाइन रन करवा सकते हो, तो कुछ ऐसा होता है, राइट? ओके, तो आपको इंटरप्रेटर समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो, ये कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर, ये क्या होता है? एनीवन? ओके, प्लीज। ओके, 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 ग्रेट। तो बिल्कुल सही। तो देखिए होता क्या है ना, कंपाइल टाइम एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है। तो जैसे आपने कंपाइल किया, जैसे आपने कोड लिखा, और कंपाइलर तो बेसिकली और भी कोड्स में होते, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, हमारे पास कंपाइलर होते नहीं पाइथन के पास, इनके पास इंटरप्रेटर होते हैं। तो मैं बताता हूँ कंपाइल टाइम एरर, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या मतलब अंतर होता है, राइट? तो जब आपने कोड्स लिखा और उसके सिंटेक्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया, अगर उसका जो सिंटेक्स का फॉर्मूला है, जो रूल्स हैं, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर देंगे कि यार आपका सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपके कहीं पे कोड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है? जो उसके रूल्स हैं उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो वो आपका रन नहीं होगा, वहीं पर आपको एरर दे देगा। दैट इज कंपाइल टाइम एरर। और रन टाइम एरर वो होता है जो कंपाइल तो हो जाता है सक्सेसफुली, राइट? सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, लेकिन आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट करते थे, जो आप उम्मीद करते थे आउटपुट, वो नहीं आ पाता, राइट? उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। जैसे आपने सही सही स्ट्रक्चर लिख दिया हर चीज, आप चाहते थे कि इसका आंसर 7 आए, राइट? और जैसे ही आपने रन किया, उसका आंसर 7 नहीं आके 5 आ गया। दैट इज रन टाइम एरर। आपने कोड में मिस्टेक किया है कहीं पर, जो आप सुधार कर सकते हो, राइट? उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। तो पाइथन में काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, रन टाइम एरर को। अब बात एक्सटेंसिबल होता है पाइथन। तो एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल जो ये होता है, तो इस पाइथन का जो एप्लीकेशन होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ना, इसके प्रोग्राम को आप किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हो। पाइथन वाले भैया ने हमें ये फंक्शनैलिटी दे के रखी है। और जैसे जैसे एम्बेडिंग का नाम आपने सुना है? अगर किसी ने आईओटी किया हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वहां पर पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा, आपने वैसे सी में किया था ना रवि?
ओके, तो आप वहाँ या वही होता है एम्बेडिंग बेसिकली। आप पाइथन के प्रोग्रामिंग को आप उस मशीन में डाल सकते हो और मशीन आप जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर्स डालोगे कि यार हमारा मशीन ऐसा काम करना चाहिए, ये इनपुट लेना चाहिए, ये आउटपुट लेना चाहिए, राइट? तो ये होता है। और एक चीज ये याद रखें, पाइथन के अंदर ना एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पाइथन लाइब्रेरी के लिए ही फेमस है, तो अगर आप पाइथन फुल स्टैक डेवलपिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आपको ये चीज तो याद रहना चाहिए कि पाइथन सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की वजह से मोस्ट फेमस है, राइट? क्योंकि उसमें हर चीज के लिए ना आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है, आपके लिए बने बनाए लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर मैं एक लाइब्रेरी की बात करूं, पाईगेम, पाईगेम नाम का एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस लाइब्रेरी है, राइट? बहुत बच्चे लेवल के 6-7 लेवल के बच्चे गेम बना देते हैं पाई गेम की मदद से। एक ऐसी लाइब्रेरी है, बस आप इसको इंपोर्ट करोगे और इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे बहुत लेस टाइम में। जबकि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर गेम बनाने हो तो हजारों लाइन से कोड लिखने पड़ते हैं। अगर पाइथन के अंदर कोई गेम बनाने हो तो आपको बस एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, बाकी 2-4 कोड्स लिखने हैं, बाकी गेम रन करने लगेगा। कुछ ऐसे होते हैं पाइथन। तो मैं कल के सेशन में ये बताऊंगा कि लिमिटेशंस क्या है पाइथन के और डिसएडवांटेज क्या है, ऐसा कुछ भी बता दूंगा कल के। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल की दुनिया में, राइट? तो थ्योरी यहाँ तक पता चल गया। गैस आपको पीपीटी तो अगर हो सकता है मैं पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आप ना पाइथन के बारे में और एक्सप्लोर करते रहें, राइट? वैसे मैंने बहुत चीजें निचोड़ के आपको दे दिया, लाइक इतना चीजें मैंने नेट से इधर उधर भी सर्च किया, बहुत सारे वेबसाइट से या पाइथन के खुद के वेबसाइट से भी किया, और जो मेरे पास नोट्स थे मैंने उससे भी बनाया, राइट? तो मेक श्योर कि आप थ्योरी सर्च करते रहें। जैसे अगर आप पाइथन से फुल डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें पाइथन के क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट? जैसे हजारों लगभग लाख से 10-10 लाख 20-20 लाख उसमें मेंबर्स होते हैं जो रियल टाइम क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। आप उसको सॉल्व कर सकते हो या उसमें जुड़ सकते हो, पाइथन से रिलेटेड जानकारी भी आपको वहां से मिल सकता है। नेट पे कुछ ना कुछ हमेशा सर्च करते रहो कि पाइथन का क्या कैसे होता है, राइट? अच्छा, आप लोग ये भी याद रखना कि आप लोगों की सिंसियरिटी भी स्क्रीनिंग की जाती है। जैसे आप लोग कितना सिंसियर रहते हो किसी चीज को लेके। हमारी जो टीम है उसको स्क्रीनिंग कर रही है, तो इंटर्नशिप का मौका भी आपको मिलेगा तभी जब आप हमारी टीम के नज़रों में या फिर हमारी टीम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो परफेक्ट रहेगा तो, राइट? तो आप क्लास तो अटेंड करो ही, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में भी पूछो, राइट? तो मेक श्योर हमारी टीम को ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना सिंसियर हो, राइट? तो अगर आपको जैसे होती है ना, बचपन में हमें कहा जाता था कि प्रॉब्लम उसी को होती है जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, जो पढ़ता ही नहीं उसे कैसा प्रॉब्लम, ठीक है? तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएंगी, मुझे भी आया था, हर किसी को आता है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और जब प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? 10th का 12th का सर्टिफिकेट तो आपके पास है, कोई फायदा है काम का? नहीं है ना। 10th सिर्फ और डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है वो। तो प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो आप ग्रुप में पूछो, हम लोग हैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो बस ये सब किया करो, जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। वरना होता क्या है ना, आप लास्ट ईयर में जब पहुंचोगे तो पता चलेगा यार हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एज ए मेंटर इतनी बातें मैं कह रहा हूँ। लाइक अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैसे देते तो वहां पर इतना नहीं बताया जाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता। और हाँ, कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, पकड़ अच्छा है, या ये कह लो आपका कमांड अच्छा है, प्रोग्रामिंग अच्छी है, डेटाबेस मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका ना पैकेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी के टाइम में आप अपने आप को हल्के में तो मत लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों का ना सिलेक्शन बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस में हो रही है। कंपनियां भी बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही परफेक्ट आपका वो होगा, राइट? इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो उम्मीद है हर किसी ने फॉर्म को फिल कर दिया, राइट? ओके। तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, राइट? तो अब जो है एक चीज आप समझ लें, जेंगो फ्रेमवर्क का नाम आप सबने सुना होगा कि जेंगो फ्रेमवर्क होती है, उससे हम वेबसाइट तैयार करते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, जैसे आपने आपके फोन में काइन मास्टर होता है, आपके लैपटॉप में फिल्मोरा होता है जिससे वीडियो की एडिटिंग करते हैं,
राइट। हमेशा इस चीज को हमें ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रहा हूँ। फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे आपके पास काइंड मास्टर एक ऐप हुआ करता था, राइट। एक सेकंड, मैं उसको एक ऐसे दिखा रहा हूँ पेंट खोल। तो ये देखें, आपके पास एक काइंड मास्टर ऐप होता था, इसको काइंड मास्टर का ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो आपके लैपटॉप या फिर आपके फोन में होता है कोई एडिटिंग का ऐप जिससे आप एडिट करते हो कुछ भी, राइट। तो ये देखें, आपके पास मान लेते हैं एक काइंड मास्टर या कोई ऐप है जिसमें आप वीडियो का एडिट करते हो, तो उस ये एक ऐप है, इसका नाम है काइंड मास्टर, राइट। काइंड मास्टर नाम का एक ऐप है। उसमें आपने क्या किया, पहले एक वीडियो डाला, ठीक है। आपने एक वीडियो डाला, फिर आपने एक ऑडियो डाला, फिर आप एक म्यूजिक डालते हो, फिर आप फोटो डालते हो, बहुत सारी चीजें डालते हो इसके अंदर, राइट। बहुत सारी चीजें इसके अंदर जब डालते हो उस ऐप के अंदर, तब जाके ये एनालाइज करता है उसको क्या करना है, ये सारी चीज इस पे जैसा आप चाहते हो वैसा, और फिर बाद में जाके ये एक वीडियो तैयार करता है और आपको एक वीडियो देता है, राइट। उसी तरह से जेंगो फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क वैसे ही काम करता है। एक फ्रेमवर्क होती है, उसके अंदर आप HTML डालते हो, CSS डालते हो, पाइथन डालते हो, आप जावास्क्रिप्ट डालते हो, आप अपना आइडिया लगाते हो, डेटाबेस यूज करते हो, आप माइस्क्वेल यूज करते हो, आप एसक्यूएलाइट या कोई भी चीज यूज करते हो, मॉडल यूज करते हो। इतनी सारी चीजें यूज करने के बाद इस फ्रेमवर्क के अंदर, और सारा चीज हैंडल करती है वो फ्रेमवर्क, तब जाके आपका एक वेबसाइट तैयार होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया वो वेबसाइट कैसे तैयार होता है। एक फ्रेमवर्क होती है, फिर पाइथन डालते हैं, HTML डालते हैं, CSS डालते हैं, जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस, माइस्क्वेल, बहुत सारी चीजें डालने के बाद हमारा वेबसाइट तैयार होता है। तो हम क्या रहे, आप अपने सीनियर गुरु प्रकाश सर से आप HTML और CSS सीख रहे हो, मैं आपको पाइथन सिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद आप CSS HTML सीख जाओगे, फिर डेटाबेस मैं ही सिखाऊंगा, उसके बाद आप जेंगो सिखा दूंगा, फिर जेंगो से आप वेबसाइट तैयार करोगे, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। तो ये आपको आर्किटेक्चर पता चल गया। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आप सर्च बार में जाएं, जैसा कि आपको बताया था इंटरप्रेटर के बारे में, राइट। तो इंटरप्रेटर आप बहुत तरह से रन करवा सकते हो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे CMD कल आपने सर्च किया था, राइट, कमांड प्रॉम्प्ट से आपने खोली थी। फिर आपके पास पाइथन का खुद का इंटरप्रेटर भी होता है, राइट। इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि जहां पर आप लाइन बाय लाइन कोड को रन करवाओ, ठीक है, लाइन बाय लाइन आप रन करवाओ, तो इंटरप्रेटर पे ही रन करवाओगे, जाहिर सी बात है। तो या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकते हो, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आप तो रूबरू हो ही। चलो पाइथन के जो इंटरप्रेटर है उससे बात करते हैं, कैसे पाइथन का इंटरप्रेटर वर्क करता है, राइट। तो आप सर्च में डालो IDLE, ये डालो, तो जैसे ही आप IDLE डालोगे, यहाँ पे खुद लिखा गया कि IDLE पाइथन 3.9 64 बिट। ये क्या है, मतलब क्या आप पाइथन की जो IDLE है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, क्या आप उसको खोलना चाहते हैं, या क्लिक कर दीजिए उस पर, करिए अपने लैपटॉप में एक बार। जिसका जिसका ऐसा IDLE खुल गया वो +1 टाइप कर सकते हो। ओके, मेक श्योर आप खोल रहे हो आइडियली, मजाक नहीं, मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ आ गया, वरना मैं रेंडमली किसी को भी बोल दूंगा स्क्रीन शेयर करने को। ओके, मोस्टली मेजोरिटी बच्चे का खुल गया, राइट, थैंक यू, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा ठीक है। अब यही आइडियली होती है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि देखिए, जो वर्जन्स आपके लैपटॉप में यहाँ पर दिख रहा है, अगर मेरा, क्योंकि पाइथन 3.9.7 है, तो मेरा यहाँ पे पाइथन 3.9.7 दिखा रहा है। आपके लैपटॉप में अगर पाइथन 3.2 है तो वहाँ 3.2 दिखा रहा होगा, 3.8 है तो वो दिखा रहा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मैंने कल भी कहा था कि पाइथन 3 से एबव कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका कोड और सिंटेक्स लगभग सेम है, पूरा सेम है। लेकिन टू वर्जन की बात करें, जो पाइथन 2 है या 2.3, 2.4, 2.9 तक, उसका जो सिंटेक्स था वो अलग था। तो आप कोई 2 ना रखें, तो उम्मीद है किसी के लैपटॉप में पाइथन 2.7 या फिर 2 सीरीज का कोई पाइथन नहीं होगा। ये सेल है, राइट, ये सेल है। आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड को रन करवाओगे, अगर इंटर प्रेस करोगे, इंटर का बटन है ना, अगर इंटर प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा होता जाएगा, राइट। तो मतलब ये रन कर रहा, ताकि आप कुछ लिख नहीं रहे हो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। अगर आप कुछ इस पे टाइप करोगे, देख लो मैं बार बार इंटर दबाए जा रहा हूँ, ये बार बार नीचे जा रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये बार बार लाइन बाय लाइन रन करवा रहा है, ठीक है, लाइन बाय लाइन रन करवा रहा है। तो यही हुआ इंटरप्रेटर, ये बार बार लाइन बाय, आपके पास सी और सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ फंक्शनलिटी नहीं हुआ करता था, राइट। एक बार मैं फिर से आइडियली खोलता हूँ, उसी को आप जो है बोलते हो इंटरप्रेटर। अब इसमें हम कुछ भी कोड लिखेंगे एक एक लाइन का, वो एक एक लाइन बाय लाइन रन करवाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कल बताया था, कल आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखा दूंगा, तो जिसको पता है पहले से उसको पता ही होगा। तो सी और सी प्लस प्लस में ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ही बहुत मुश्किल था, बहुत सारे ऊपर में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने पड़ते थे। लेकिन इन पाइथन जैसे प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको जो भी प्रिंट करने हैं वो लिख दो। लेकिन गाइस एक बात याद रखो, कुछ भी प्रिंट करने के लिए ना, अगर आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होता है, एक इंटीजर होता है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो इंटीजर मतलब वो, आप बस इतना याद रखो, इंटीजर मतलब वही 1 2 3 4 जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होते हैं। और स्ट्रिंग मतलब वो जो ये आपको दिख रही है, कॉपीराइट, ये क्रेडिट्स या आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। बहरहाल आपको प्रिंट करने के लिए मात्र प्रिंट फंक्शन लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर आप कोट्स भी, ये आप या तो सिंगल कोट्स लिखो या आप डबल कोट्स लिखो, राइट, दोनों काम करते हैं। और इसके अंदर आपको जो भी चीज लिखनी है, ठीक है, और इसको स्ट्रिंग से क्लोज भी करना पड़ता है उसी कोट से, राइट, और उसको आप एक इस ब्रैकेट के अंदर रख दो। यानी प्रिंट फंक्शन आपने लिखा, ठीक है, जैसे आपको बताया था पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, याद रखना पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको कॉल करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंट फंक्शन है, और इसके अंदर बस आपको जो भी चीज प्रिंट करनी है वो लिख दो, बस उसको ब्रैकेट से बंद कर दो, मात्र प्रिंट फंक्शन से। तो बस आप, क्योंकि आपको बताया था इंटरप्रेटर है, तो इंटर दबाओ, देखो क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड। आपने जो भी इसके अंदर लिखा वो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो आप लोग भी एक बार करो, जिसका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया +1 लिख सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो +1 लिखो या माइक को अनम्यूट करो और बोलो हो प्रिंट हो गया। ओके, मेजोरिटी के लैपटॉप में ऐसा हो गया, मतलब पाइथन रन कर रही है, राइट। बस इंटरप्रेटर इसी को बोलते हैं। अगर आप इंटर दबाओ फिर से, तो देखो ऐसा शेल रन कर गया, ठीक है, मतलब आपने कुछ नहीं लिखा और रन कर गया, राइट। तो देखो इंटरप्रेटर इसी को बोलते हैं, कोई एरर भी नहीं दे रहा, राइट। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करने हो, इतना बड़ा भी अगर आप स्ट्रिंग इसके अंदर डालना चाहते हो तो वो स्ट्रिंग भर सकते हो। और बस याद रखना, ये स्टार्टिंग होता है ये डबल कोट्स या सिंगल कोट से, और एंडिंग भी होती है उसकी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से, राइट। और जैसे इंटर दबाओगे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप कुछ भी इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। तो अब कल के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको आइडेंटिफायर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो कोई एक्सप्लोर कर सकते हो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन हर किसी के लैपटॉप में अगर रन कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप चाहे तो उसे प्रिंट कर सकते हो। कल के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऐसे तो जाने दूंगा नहीं, कुछ तो प्रिंट करूंगा और कुछ तो आपको टास्क दे के जाऊंगा, राइट। अब करने क्या है, आपको पहले प्रिंट फंक्शन पे ना, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन से क्या कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन में प्रिंट फंक्शन से बहुत कुछ हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। प्रिंट फंक्शन में इतनी ताबड़तोड़ होती है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। अगर आप कुछ वैल्यू को, जैसे आपने पाइथन में सॉरी अगर बात करें, हाँ एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर आपको कुछ सेमी कॉलन और कॉलन देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि सी सी प्लस प्लस में अगर आपने ऐसा लिखा होता तो रन करवा दिया, एरर आ गई होती। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं दोगे या गलती से डाल भी दिए, ठीक है, यहाँ पे अगर सेमी कॉलन नहीं भी दिया और गलती से डाल भी दिया, तो भी पाइथन को पता चल जाता कि यार ठीक है, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी, मेरा मतलब है बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से छोटी मोटी गलतियां होती रहती, ठीक है। तो ऐसा अगर, क्योंकि मुझे पता है किसी भी आपको प्रैक्टिस है, पहले सी सी प्लस प्लस एच टी एम एल सी एस एस में आपने सेमी कॉलन बार बार डालते हो लास्ट में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस है, तो अगर आप गलती से आपने डाल भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, आप रन करवाओ, रन कर जाएगा, क्योंकि उसे पता है आपका प्रैक्टिस है ये। इतना ख्याल रखा है आपके प्रैक्टिस का, आपके आदतों का, तो मे बी आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए, राइट। तो प्रिंट फंक्शन ऐसा होता है। अब आपको कल आइडेंटिफायर्स पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं बता देता हूँ आइडेंटिफायर्स होता है क्या। तो किस किस को पता है आइडेंटिफायर्स,
आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आपने सी और सी प्लस प्लस में या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नाम सुना होगा आइडेंटिफायर्स का? किसी को नहीं पता? एग्जैक्टली exactly. आइडेंटिफायर्स वो होता है जैसे पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी का अगर नाम लिखते हैं उसे आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे आप आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। तो कहते हैं ना कि इसका नाम क्या होगा, नेम इक्वल टू, ठीक है, तो सोचते हैं यार नाम क्या होगा इसका, तो उसी को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं कि उसका नाम क्या होगा। तो पाइथन के अंदर किसी भी चीज को डिक्लेरेशन करने के लिए या फिर उसको अगर रखते हैं तो उसको किसी ना किसी नाम के अंदर रखते हैं। जैसे बिना नाम का तो कुछ होता नहीं दुनिया में। आपके पास लैपटॉप है तो उसका भी नाम लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड है तो उसका भी नाम कीबोर्ड है, राइट। आपके पास उसकी स्क्रीन दिख रही है आपको तो वो भी एक नाम है, राइट। तो पाइथन के अंदर किसी भी चीज को उसका नाम देना बहुत जरूरी होता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका नाम देना बहुत जरूरी होता है कि यार इसको पहचानेंगे कैसे। ओके, तो उसका नाम देना बहुत जरूरी होता है, तो उसी को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत इजी है, आप उसका नाम, बस ये चीज हमेशा याद रखो, मैंने बताया था कि अगर आप प्रिंट फंक्शन का आप ताकत देखोगे कितना है तो आप हैरान रह जाओगे। जैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, हर कोई कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल किया होगा, बचपन से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, अब आप प्रोग्रामर हो, अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, अब आप पाइथन का इस्तेमाल करोगे। कैसे? आपको बताया था प्रिंट फंक्शन का पावर, कि प्रिंट के अंदर कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन में जाओ और वहां पर देखें, आपको पहले बताया था जब स्ट्रिंग की बात हो, स्ट्रिंग मतलब ये कोई नाम जिसमें अल्फाबेट्स हो, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और इंटीजर क्या होता है? जो 5, 10, 20 ये सब होते हैं, ये इंटीजर्स है, या ये सब इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स को ना डिक्लेयर करने के लिए सेमीकोलन, सॉरी, कोट्स का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे इंटीजर है कोई, डायरेक्ट हम 5 लिखेंगे, ठीक है, उसने 5 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम हेलो लिखते हैं तो एरर देगा। तो ये एरर क्यों दिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। उनका कहना ये है कि ये स्ट्रिंग को आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसको कोट्स में लिखना पड़ता है, राइट। तो आइडेंटिफायर वही होता है, किसी भी चीज को आप बताते हो उसका नाम क्या होगा उसे ही आइडेंटिफायर बोलते हैं। लेकिन हाँ, नाम बताने का भी तरीका होता है, राइट। अगर आप घर में किसी का नाम लिखते हो तो उसका नाम ऐसे तो नहीं लिखते ना, कि नाम लिखने के लिए तरीका होता है कि पहले कैपिटल एन लेते हैं फिर AME लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, नीचे हो गया क्या? ठीक है, तो किसी भी चीज को का नाम लिखने के लिए ना उसका एक तरीका होता है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो चाहे वो क्लास का नाम लिखो, चाहे वो फंक्शन लिखो, मैं बताऊंगा आगे क्लास क्या होता है, फंक्शन कैसे इसका यूज करते हैं, और पाइथन में कम से कम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो किसी भी चीज का डिक्लेरेशन करने के लिए ना उसके कुछ तरीके होते हैं, अपने तरीके से करना पड़ता है। जैसे अगर आप जैसे कोई बिहार से होते हैं तो अगर यह हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे नाम होता है, नो आ मो ऐसे जैसे होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश लिटरेचर के होते हैं वो NAME इस्तेमाल करते हैं, और जो हिंदी के होते हैं वो NAAM टाइप का ऐसा कुछ करते हैं नाम, हिंदी में अगर बात करें। तो आपका तरीका ऐसा है कि नहीं, आप हिंदी में अगर लिखोगे तो नाम लिखोगे, ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो NAME लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका अलग होता है, तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो किसी का अपना होता है कि वो थैंक यू लिखते हैं, ठीक है, किसी का होता है वो TQ लिखते हैं, ठीक है। तो अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, राइट। तो बस उसी को ख्याल रखना कि पाइथन का क्या तरीका है किसी नाम को स्टोर करने के लिए। तो बस एक चीज ख्याल रखें, आप किसी का नाम देते हो तो नेम इक्वल टू कुछ देते हो, ठीक है। तो बस यहाँ भी वही करना है, आप नेम के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, नाम, उसका फादर्स नेम, उसका ये वो सब कुछ। लेकिन उसका तरीका यह होता है कि नाम को डिक्लेरेशन करने के लिए
आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब कुछ चीज़ों मतलब ये कि वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप अपने घर में किसी का नाम 5 रख सकते हो क्या? ओए 5 इधर आना, ऐसा कुछ होता है? किसी का नाम 10 रख सकते हो? नहीं, ओए 10 इधर आना। किसी बच्चे का 10-20 ऐसा नाम नहीं होता है। उसका नाम होता है, राम, मोहन, जो भी है उसका नाम होता है। तो नाम हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है? लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपके क्लास में 2 या 2 से अधिक बच्चे एक ही नाम के होते हैं, तो उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है? जैसे एक राम है, ठीक है? और एक और राम है। अब कैसे? तो या तो राम ए बता दिया जाता है और दूसरे को राम बी बता दिया जाता है, या फिर पहले को राम 1 बताया जाता है, दूसरे को राम 2 बताया जाता है। पर क्या ऐसे नहीं ना कि राम डैश, ऐसा तो नहीं कि राम डैश, पहला राम डबल डैश, दूसरा राम सिंगल डैश, ऐसा तो नहीं बताया जाता। पहला राम एट द रेट होगा और दूसरा राम जो है वो परसेंट होगा। ऐसा नाम रखते हैं क्या? नाम रखने का अपना तरीका है। राम 1 रख देंगे पहले का, दूसरे का नाम राम 2 रख देंगे, ऐसा होता है, राइट? तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नाम रखने का तरीका क्या होता है, राइट? तो फर्स्ट राम भी रख सकते हैं। फर्स्ट राम रख सकते हैं क्या? कि पहला राम, नहीं ना होगा कि 1 राम, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 राम ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, राम 1 रख सकते हैं, पहला राम, दूसरा राम, राम 2 रख सकते हैं। तो ऐसा ही सेम टू सेम पाइथन में भी होता है, राइट? आपको डिक्लेरेशन करना है नाम का, किसी चीज़ का, ऐसे ही करना है। तो मान लीजिए किसी का नाम आपको नेम के अंदर रखना हो, तो आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग मतलब जो अल्फ़ाबेट होता है ए, बी, सी, डी या जेड तक, उसको कोट्स में रखते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट, कोई भी इस्तेमाल कर, या तो ये इस्तेमाल कर लो या ये इस्तेमाल कर लो, ठीक है? तो अगर नेम के अंदर रखने हो राहुल, ठीक है? मैंने कोट्स में रख लिया और जैसे ही एंटर करता है, उसने क्या किया? नेम में रख लिया, ठीक? लेकिन अगर आपको दूसरा वेरिएबल लेना हो नेम, लेकिन आपको पता चल गया नाम एक राहुल आ गया, ठीक है? अब आपको एक और नाम का वेरिएबल रखना हो, तो अगर नेम ही रखोगे तो ये राहुल जो है वो नेम के अंदर डाल देगा। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखें। अगला जो वेरिएबल होगा वो नेम 2 होना चाहिए या नेम 3, कुछ ऐसा रख सकते हो। आप 2-3 को ना बीच में भी डाल सकते हो, नेम 3 ये डाल सकते हो और फिर बाद में आप ये ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन आप हमेशा याद रखें, हैच ये आप पाइथन में वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते डिक्लेरेशन के लिए। आप एट द रेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप ये नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप डॉलर का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप परसेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, राइट? आप स्ट्रिक नहीं कर सकते, स्टार जिसको बोलते हैं, वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको पता चल ही गया क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का नाम 1 राहुल तो हो नहीं सकता ना। किसी का नाम 1 राहुल 1 हो सकता है, ठीक है? राहुल 1 हो सकता है। तो अब देखें, मैं एक स्ट्रिंग कर रहा हूँ, जैसे राहुल 1 है, 2 राहुल है, पहला है राहुल 1, तो राहुल 1 जो है वो भोपाल से है। एक मैं बना रहा हूँ, राहुल 1 भोपाल, एंटर कर दिया, वो रन हो गया। अगर आप चेक करना चाहो तो ऐसे प्रिंट कर सकते हो, राहुल 1 डाला और एंटर कर दो, वो प्रिंट कर देगा राहुल 1 कहाँ से। राहुल 1 नाम का एक हमने आइडेंटिफायर बनाया, जो वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ये पूरा का पूरा वेरिएबल हो गया, डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। बता दी कि आपने एक ये वेरिएबल होता है, ठीक है? तो राहुल नाम के अंदर भोपाल आ गया, राहुल 1। फिर हम चाहें तो राहुल 2 नाम का एक बना सकते हैं, राहुल 2, और इसके अंदर हमने डाल दिया बिहार, ठीक है? उसको एंटर करवा दिया। अब देखें, मैं आपको मेन चीज़ जो बताने वाला था, वो ये था कि आप ना इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रिंट फंक्शन नहीं भी इस्तेमाल करोगे, मतलब इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन जब आप रन करवा रहे हो, तो भी वो रन कर देगा। राहुल 2 अगर डालो, एंटर करो तो रन कर दिया उन्होंने, ठीक है? लेकिन अगर प्रिंट में भी डालो, प्रिंट और यहाँ पर राहुल 1, ठीक है? तभी प्रिंट कर दिया भोपाल। समझ में आई? ठीक है? डिक्लेरेशन आपने पहले कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है? और एक चीज़ याद रखें, जैसे आपको मैंने अभी बताया, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना-अपना रूल्स होते हैं। आप 1 राम नहीं कर सकते, किसी का नाम ऐसा नहीं रख सकते 1 राम, 2 राम, तो आप यहाँ भी नहीं रख सकते। 1 राम नाम का अगर आप वेरिएबल चूज़ करोगे और इसके अंदर कुछ डालना चाहोगे, ठीक है? देखिए सिंटैक्स एरर आया। अब ये भी बता रहा है सिंटैक्स एरर कहाँ आया? यहाँ पर देखें कि 1 राम देख, इसलिए मैं कहता हूँ पाइथन इतना ईज़ी और अच्छा लैंग्वेज है कि आपको ज़्यादा मेहनत इस पे नहीं करनी है सिंटैक्स पे, आपको लॉजिक पे ज़्यादा मेहनत करना है, लॉजिक डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, आपको बता दिया यहाँ पर एरर है, फिर आप समझ जाओगे अच्छा, अच्छा यहाँ पर एरर है, अच्छा 1 नहीं होना चाहिए।
आप ऐसे ही लिख सकते हो, जो भी लिखने हैं, ठीक है, और रन करवा दो, हो गया। और उससे ही बड़ी बात, ये तो स्ट्रिंग की बात हमने की, अब बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर जो वैल्यू है, इंटीजर को कैसे प्रिंट करते हैं? तो बस जैसा आपने ये नाम रखा, प्रिंट किया, वैसा ही सेम टू सेम इंटीजर में भी रखते हैं। जैसे ए के अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं, आपने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। तो इंटीजर जैसे कि 12 रखनी है, ठीक है, तो आपको डिफाइन नहीं करनी है सी के तरह कि आई एन टी इंट, जैसे ये नहीं करना है इंट टाइप का वेरिएबल होगा, इंट ए इक्वल टू 12, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ए नाम का वेरिएबल चाहिए, ए इक्वल टू 12 आप रख दीजिए और इंटर कर दीजिए, प्रिंट कर देगा वो। फिर आप या तो डायरेक्ट आप ए लिख के प्रिंट कर दें, 12 प्रिंट कर दिया, या फिर प्रिंट फंक्शन लगाएं, या फिर आप एक सेकेंड, प्रिंट फंक्शन लगाएं और उसके अंदर ए प्रिंट कर दें, प्रिंट कर देगा। मैं वही बताने वाला था, सिर्फ प्रिंट के अंदर कितनी चीजें होती है। हाँ, आपको अगर 12 प्लस 15 प्रिंट करने हो, कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि 12 हो, अगर 12 और 15 को ऐड करनी हो तो 12 प्लस 15 करते हैं। तो कैलकुलेटर भी तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी है, ठीक है। आप उसको ऐसे कर सकते हो, प्रिंट, इसके अंदर ही आपको कुछ भी पास कर दो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इसके अंदर पास कर दो 12 प्लस 15, ठीक है। आपको ये नहीं देना इंटीजर है क्या है नहीं है, वो खुद समझ जाएगा, और इंटर करो, देखो ये 27 प्रिंट कर दिया इसने। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अब आप प्रोग्रामर हो, यू आर अ प्रोग्रामर, राइट। आपको मल्टीप्लाई करनी है, प्रिंट फंक्शन में ही डालो, 12 इंटू 12, 144 प्रिंट कर दिया। ये कितना खतरनाक इंटरप्रेटर होता है ये देखो। आपको ये नहीं करनी है, प्रिंट फंक्शन भी नहीं लगानी है, 12 इंटू 12 कर दो और प्रिंट कर दो, इंटर करो, 144। कैलकुलेटर भी इतना फास्ट नहीं दे पाएगा जितना आपका ये इंटरप्रेटर दे रहा है, राइट। तो बस आपको करना क्या है, बस जैसे डिक्लेरेशन आपको मैंने बताया कि आप जैसे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल का नाम किसी इंटीजर से नहीं होगा, किसी स्ट्रिंग से होगा, फिर आप बाद में इंटीजर कर सकते हैं। जैसे कि नेम 1 हो सकता है, ठीक है, ए 1 हो सकता है, ए 1 इक्वल टू मान लेते हैं आप 12 आपने दिया, वो ले लिया। ए 1 को अगर प्रिंट करो तो ऐसे प्रिंट कर सकते हो, इंटर दबाना है, ठीक है। ए 2 ले लेते हैं, अब ए 2 इक्वल टू 15, राइट, वो ले लिया उसने। जबकि 2a नहीं ले सकता, 2a सॉरी 2a इक्वल टू 15, सिंटेक्स एरर दे दिया, 2a नहीं हो सकता, जबकि a2 इक्वल टू 15 हो सकता है, राइट। समझ में आ गया आपको कि a2 इक्वल टू 15 हो सकता है। अगर आपको इसको प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट फंक्शन में जाओ, a1 को प्रिंट कर लो, प्रिंट कर दिया। अब आपको नए वेरिएबल बनाने हो तो वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया कैसे डिक्लेरेशन करते हैं। मान लेते हैं बी नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसमें a1 और a2 को ऐड करनी है, a1 प्लस a2। देखिए कितना आसानी से हम कर दिए, b इक्वल टू, यानी b के अंदर जैसे मैथ में करते हैं ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करते थे ना, तो b इक्वल टू a1, a1 के अंदर क्या है हमारा 12, और a2 के अंदर क्या है हमारा ये 15, ठीक है। लाइन बाय लाइन रन करवाते जा रहे हैं, और जैसे ही इसको एंटर किया उसने b के अंदर क्या स्टोर कर दिया, a1 प्लस a2। अब जब आप b को यहाँ प्रिंट करोगे तो 27, 12 प्लस 15, राइट। तो अगर आप प्रिंट फंक्शन भी लगाओगे तो प्रिंट अगर b करोगे 27 प्रिंट कर दिया इसने। तो आपको करना क्या है, बस इसी की आज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आपको हो सके तो असाइनमेंट भी भेज दूंगा कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, बस आइडियली पे ही करने हैं, यही आइडियल सर्च करना है। अगर सर्च करोगे आइडियली, ठीक है, ऐसा कुछ खुल के आएगा, और यहीं से नहीं हो गया कट कर दो यहाँ से, या फिर कट करने का दूसरा ऑप्शन है EXIT एग्जिट दबाओ और ऐसा कुछ दबा लो, कैंसिल हो जाएगा, राइट, ओके कर दो, कैंसिल हो गया, ठीक है। बस यही प्रिंट करनी है वैल्यू। करना क्या है, कल मैं पूछूंगा किसने किसने किया। डिक्लेरेशन करनी है, लाइक इक्वल टू आप अपना नाम डाल दो, ठीक है। आगे को उसको प्रिंट करके चेक करो, प्रिंट हो रही नहीं। बिलीव में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, आप फुल स्टैक डेवलपर अच्छे से बन पाओगे। बस ये पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी मायने रखता है, क्योंकि वहां पर 1 से 2 लाइन के कोड में आपको निपटाना होता है, ठीक है। इस चीज का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर मान लेते हैं A1 प्रिंट करें, A1 प्रिंट कर दिया, कुछ भी प्रिंट करना, बस आप ये करना, स्ट्रिंग में रखना और ये इंटीजर वैल्यू रखना, उसको ऐड करना, प्लस करना, माइनस करना। बहरहाल कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस ये सब मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे उसके साथ ये सब करते रहते हैं, तो कल के लेक्चर में वो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर्स का अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।